नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 मानव तंत्र और हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्वसन की परिभाषा कि श्वसन कहते किसको है। तो देखो, आज से पहले हमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, इसको हम श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वसन वास्तव में एक बड़ा प्रक्रम है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नासिका के द्वारा। नासिका से उसको हम ग्रहण करते हैं और फिर नासिका से वो पहुंचती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो पहुंचती है हमारे रक्त में, और रक्त के द्वारा उसको हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के साथ में ये ऑक्सीजन क्रिया करती है। उस ग्लूकोज का विखंडन कर देती है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देती है, जिसके फलस्वरूप 3 चीज़ें बनती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। देखो, ये ग्लूकोज का अणु है, इसके साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और साथ में बनती है ऊर्जा, जो कि एटीपी के अणु के रूप में बनती है। और इसी ऊर्जा से हम सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा कार्य में आ जाती है, जल कार्य में आ जाता है, कोशिकाओं में बचती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे किसी कार्य की नहीं होती, इसलिए उसको वापस से शरीर से निष्कासित किया जाता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहाँ लाया जाता है? कोशिकाओं से लेकर आते हैं उसको रक्त में, और रक्त से उसको वापस से किस में लेके आते हैं? फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से उसको लाते हैं नासिका के द्वारा, वापस से कहाँ रिलीज कर देते हैं? वातावरण में। तो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, उसको पूरे नासिका से, फेफड़ों से, रक्त से परिवहन कराते हुए कोशिका में पहुंचाना, और कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के विखंडन की क्रिया, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से निष्कासित करके वातावरण में रिलीज करना। तो ये जो पूरा प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम को वास्तव में हम श्वसन कहते हैं। और अगर हम परिभाषा के रूप में पढ़ें तो देखो, सरल सी परिभाषा है कि वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और इस प्रक्रम के अंदर किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 36 से 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ऊर्जा के इतने अणुओं का निर्माण होता है श्वसन की प्रक्रिया में। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन को रक्त में परिवहन करवाता है, उसे श्वसन वर्णक कहते हैं। और श्वसन वर्णक के तौर पे कार्य करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता होती है, और इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करते हुए कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो इसलिए इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। तो ये हुई हमारी श्वसन की सरल सी परिभाषा। अब देखो, श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन तंत्र के अंगों का विशेष योगदान है। तो इसके भाग देखते हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से 4 अंग आते हैं। हमारी नासिका, देखिए, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र, ये 4 अंग आ जाएंगे। नासिका, ग्रसनी, ये हमारा मुख, और लैरिक्स यानी स्वरयंत्र, ये 4 श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग के अंग हो जाएंगे। फिर आता है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र, इसके बाद वाले जो भाग हैं वो सारे आते हैं निचले श्वसन तंत्र में, यानी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। और अंतिम भाग होता है श्वसन मांसपेशियाँ, जिसके अंदर ये जो नीचे भाग है, डायफ्राम कहते हैं, मध्यपट, जिसको मध्यपट, और साथ में हमारी जो पसलियों के अंदर कुछ मांसपेशियाँ होती है, वो भी हमारी श्वसन में सहायक होती है। तो इसलिए इनको भी, श्वसन मांसपेशियों को भी श्वसन तंत्र का भाग माना गया है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र के जो भाग है, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र यानी लैरिक्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नासिका। तो नासिका के बारे में पढ़ते हैं। नासिका हमारे श्वसन का प्राथमिक श्वसन अंग है, जिससे हम वायु को ग्रहण करते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। इसका कार्य ये होता है
प्राथमिक श्वसन अंग है क्योंकि इसका निर्माण ही वायु को ग्रहण करने और शुद्ध करने के लिए हुआ है। तो हमने देखा होगा सबसे पहले नासिका की शुरुआत में नासाद्वार होते हैं, 2 छिद्र होते हैं और दोनों छिद्र के बीच में एक हड्डी होती है पतली सी, जिसके द्वारा वो 2 भागों में बंटे हुए होते हैं। तो एक पतली सी हड्डी और एक झिल्ली के द्वारा एक जोड़ी जो नासाद्वार यानी एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं वो 2 भागों में बंटे हुए रहते हैं। तो उनको नासा छिद्र या नासाद्वार कह सकते हो। ये आपने सभी ने देखा है। इस तरह से एक पतली हड्डी और ये पतली हड्डी के द्वारा 2 भागों में बंटा हुआ रहता है। तो ये आगे नासा छिद्र और ये अंदर जो भाग है इसे कहते हैं नासा गुहा, इसे कहते हैं नासा गुहा। तो ये देखो, सबसे पहला भाग नासा द्वार या नासा छिद्र और दूसरा भाग आता है नासा गुहा। तो नासा गुहा के अंदर क्या होता है, हमने देखा है कि ये नाक की संरचना है। इस संरचना के अंदर यहाँ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये जो छोटे बाल होते हैं ये क्या कार्य करते हैं कि नाक में जब वायु प्रवेश करती है तो उसमें धूल के कण, फफूंद के कण होते हैं, तो उनको ये क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो रोकने के लिए इसमें और भी कई संरचनाएं होती है। एक तो बाल पाए जाते हैं, बाल के अलावा क्या होते हैं इसके अंदर, बाल के अलावा इसके अंदर देखो पक्षमाप पाए जाते हैं, झाड़ू नुमा पक्षमाप। पक्षमाप क्या होते हैं, ये एक तरह के अति सूक्ष्म बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। तो ये भी इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि मान लो ये इसकी झिल्ली है तो इसमें ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, बहुत छोटे। तो ये धूल के कणों को आगे रोक लेते हैं ऐसे, ये धूल के कण इनसे यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो ये इनको आगे जाने नहीं देता। तो ये जो इसका जो आवरण होगा इस प्रकार से देखो, ये हमारी नासिका, ये बीच की हड्डी, ये नासा छिद्र और ये नासा गुहा। नासा गुहा के अंदर यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाएंगे आपके बाल और झाड़ू नुमा पक्षमाप कह सकते हो। ये सारी संरचना यहाँ पे पाई जाती है। और फिर यहाँ पे इसकी सतह पे एक झिल्ली भी होती है। इस झिल्ली को कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली क्योंकि ये इस श्लेष्मा नाम का एक तरल पदार्थ स्रावित करती है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जो धूल के कण वगैरह होते हैं वो इस चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाते हैं, यानी ये भी शुद्ध करने में सहायक होती है। और साथ में यहाँ पे जो रक्त की जो झिल्लियाँ होती है, रक्त की जो झिल्लियाँ होती है वो भी रक्त को कंटिन्यू इसमें प्रवाहित करती है, क्षेत्र को नम बना के रखती है, ताकि धूल के कण हैं वो इस क्षेत्र से चिपक करके वायु के साथ अंदर नहीं जा सके। यानी ये सभी मिलकर के एक ही कार्य करते हैं, इनका एक ही कार्य होता है और वो कार्य होता है वायु को शुद्ध करना। क्या कार्य होता है, वायु को क्या करना, शुद्ध करना, ये इनका कार्य हो जाएगा। तो देखिए, वायु को सबसे पहले हमारे नासिका के जो प्रमुख भाग है, सबसे पहले नासा द्वार, उसके बाद में नासा गुहा। नासा गुहा के अंदर वायु शुद्ध होती है और ये शुद्ध वायु आगे पहुंचती है ग्रसनी में, और ये ग्रसनी का भाग नासा गुहा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको नासा ग्रसनी कहते हैं। तो ये हमारे इसके भाग हो जाएंगे कि ये हमारी नासिका है, ये नासा छिद्र इस भाग के अंदर, यहाँ पे नासा छिद्र, ये नासा गुहा, और नासा गुहा के भीतर का ये जो आगे का जो भाग है इसको हम कहते हैं नासा ग्रसनी। ये भाग हो जाएंगे। तो नासिका के बाद में वायु शुद्ध होकर के नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब देखते हैं नासिका के बाद में दूसरा भाग, मुख। कई बार हमें जब जुकाम लग जाता है तो हम नाक से सांस ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन आ जाती है, इसलिए वो फूल जाती है, तो हम नाक से श्वसन नहीं कर पाते। तब हमें मुख से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा श्वसन के लिए जो द्वितीयक श्वसन अंग है वो द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पे कार्य करता है हमारा मुख। द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पे क्या कार्य करता है हमारा मुख, जिससे हम वायु ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इस वायु को जो मुख से ग्रहण करते हैं उसको शुद्ध नहीं किया जाता, वो वायु अशुद्ध ही आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि इसमें शुद्ध करने के लिए आवश्यक अंग नहीं पाए जाते, इसलिए अशुद्ध वायु आगे प्रवेश करती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें नासिका से ही वायु को ग्रहण किया जाए सदैव, और यह अशुद्ध वायु आगे पहुंचेगी ग्रसनी में। तो ग्रसनी का ये भाग मुख से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मुख ग्रसनी कहते हैं। वो नासिका से जुड़ा था इसलिए उसको नासा ग्रसनी कह रहे थे, ये मुख से जुड़ा है इसलिए इसको मुख ग्रसनी कहेंगे।
तो इस तरह से फिर मुख ग्रसनी में आ जाएगा। मुख ग्रसनी के बाद में मुख का अगला भाग आ जाएगा ग्रसनी। तो देखो ग्रसनी कौन सा भाग है? वास्तव के अंदर ये हमारी जो संरचना है, इस संरचना पे हम बात करते हैं। देखो ये हमारी नासिका, यहाँ से इस तरह से ये संरचना होती है। ये देखो, तो अब क्या होता है वास्तव में यहाँ पे कि जब हम यहाँ से वायु को ग्रहण करते हैं, ये वायु शुद्ध होती है, यह नासिका से पहुँचती है, ये नासिका यहाँ तक का भाग, और यहाँ से आगे ये शुरू हो जाता है ग्रसनी का भाग, ये ग्रसनी का भाग, और ये यहाँ तक मुख का भाग है, इससे आगे ग्रसनी का भाग। तो ये जो नासिका से जुड़ा हुआ ये नासा ग्रसनी, ये मुख से जुड़ा हुआ ये मुख ग्रसनी, ये है हमारा कंठ, और ये कंठ से जुड़ा हुआ ये कंठ ग्रसनी। ये तीनों जो भाग है ये ग्रसनी के भाग हैं। तो इन तीनों भागों को ग्रसनी कहते हैं। मुख से जुड़ा हुआ मुख ग्रसनी, मुख से जुड़ा हुआ मुख ग्रसनी, कंठ से जुड़ा हुआ कंठ ग्रसनी, और नासिका से जुड़ा हुआ नासा ग्रसनी कहते हैं इस भाग को। तो ये ग्रसनी के 3 भाग हो जाएंगे। ये ग्रसनी कार्य क्या करती है? हम जो भोजन ग्रहण करेंगे वो भोजन भी इसी ग्रसनी में प्रवाहित होगा, हम जो वायु ग्रहण करेंगे वो वायु भी इसी में प्रवाहित होगी। यानी ये दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग का निर्माण करता है, एक उभयनिष्ठ मार्ग का निर्माण करता है, जिसमें वायु भी प्रवाहित होती है, जिसमें भोजन भी प्रवाहित होता है। तो ये दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग का निर्माण करती है। तो ये हमारा इस ग्रसनी का कार्य हो जाएगा कि भोजन को और वायु को प्रवाहित करना। कहाँ तक प्रवाहित करना? आगे जाकर ये ग्रसनी 2 भागों में बंट जाती है। भोजन नली अलग हो जाती है, श्वास नली अलग हो जाती है। तो ये भोजन को भोजन नली में भेजती है और श्वास को श्वास नली में भेजती है। तो इसके लिए इसमें एक संरचना भी पाई जाती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस, यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन क्या करता है कि अगर ये मान लो हमारी ग्रसनी है, ये 2 भागों में बंट जाएगी इस तरह से। तो आगे वाला जो भाग होता है वो होता है हमारा श्वास नली का, पीछे वाला भाग होता है वो होता है भोजन नली का, और यहाँ पे होता है ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, ऐसी। दोनों के बीच में स्विच का कार्य करता है। जब आप भोजन ग्रहण करोगे तो ये श्वास नली को बंद कर देगा, और जब श्वास ग्रहण करोगे तो ये भोजन नली को बंद कर देगा। यानी ये एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और श्वास को भोजन नली में जाने से रोकता है। तो ये ग्रसनी जहाँ पे समाप्त होती है उसी भाग में यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये देखो ग्रसनी के प्रमुख भाग जो हमने देखे। ग्रसनी की संरचना कैसी होती है अभी हमने देखा। ऊपर से तो ग्रसनी की जो चौड़ाई है, ऊपर से चौड़ाई अधिक थी, लेकिन पीछे से ये क्षेत्र संकरा हो जाता है, यानी एक कुपी के जैसी संरचना बन जाती है। तो पेश ये चिमनी नुमा या कुपी नुमा संरचना कह सकते हो उसको। तो वायु है नासिका से ग्रहण करते हैं, नासा गुहा में पहुंचती है, फिर श्वास नली तक इसको पहुंचाने का कार्य किसका होता है? ग्रसनी का। और ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब वायु है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है? अभी मैंने आपको बताया, वायु नासा गुहा से पहुँचती है नासा ग्रसनी में, नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी, फिर कंठ ग्रसनी और फिर एपिग्लोटिस से स्वर यंत्र में। तो देखो ये इस तरह से। देखो ये यहाँ पे आपकी देखो, सबसे पहले ये नासिका का जो क्षेत्र है यहाँ से ग्रहण करते हैं वायु को, फिर ये नासा गुहा में, नासा गुहा से ये नासा ग्रसनी में, नासा ग्रसनी से ये भाग है मुख ग्रसनी का, मुख ग्रसनी में ये नासा ग्रसनी, ये मुख ग्रसनी, फिर ये कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी तक पहुँचती है। और फिर ये तो भोजन नली है, भोजन नली तो बंद हो जाती है, तो इधर ये प्रवेश करती है श्वास नली में। तो श्वास नली की शुरुआत में यहाँ पर एक अंग होता है, इसके शुरुआत में इस जगह पर
इस अंग को ही हम कहते हैं स्वर यंत्र। यहाँ पे होता है स्वर यंत्र, जिसको लैरिक्स भी कहते हैं। तो ये स्वर यंत्र के पीछे होती है श्वास नली और आगे होती है ग्रसनी, और ये स्वर यंत्र इन दोनों को जोड़ता है। तो इसका कार्य ये होता है ग्रसनी का कि श्वास को कहाँ से पहुँचाना, सबसे पहले नासिका से ग्रहण करना, नासा छिद्र से नासाग्रसनी, नासाग्रसनी से नासा छिद्र से नासा गुहा से नासाग्रसनी, नासाग्रसनी से पहुँचेगी मुख ग्रसनी, मुख से कंठ ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी से एपिग्लोटिस से होती हुई पहुँचेगी स्वर यंत्र में। तो ये इसका कार्य होता है। तो एपिग्लोटिस अभी मैंने आपको बताया, लोचदार उपास्थि की बनी हुई एक संरचना होती है, उत्तकों से बनी हुई, जो आहार नली और भोजन नली के बीच, भोजन नली और श्वास नली के बीच में एक स्विच का कार्य करती है। भोजन को भोजन नली में भेजना, श्वास को श्वास नली में भेजना, ये इस एपिग्लोटिस का कार्य होता है। तो ये था हमारा ग्रसनी का भाग। ग्रसनी के बाद में अंतिम भाग जो हमारा जो स्वर यंत्र है उस पर बात करते हैं। तो देखो स्वर यंत्र, अभी मैंने आपको बताया जो हमारा ये हमारी ग्रसनी है, ग्रसनी आगे जाकर के दो भागों में बंट जाती है, और इसके शुरुआत में यहाँ पर पाया जाता है एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस के जस्ट पीछे जो संरचना होती है वो होती है हमारा यहाँ पे स्वर यंत्र। ये होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, अब ये स्वर यंत्र कैसे बना हुआ होता है, किससे होता है? देखो, स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। एक छोटी सी संरचना है जो हमारी कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है, क्योंकि इससे ऊपर होता है कंठ ग्रसनी और इसके बाद में आती है श्वास नली। तो ये दोनों को जोड़ने वाली संरचना है स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र के अंदर एक विशेष झिल्ली की संरचना होती है, श्लेष्मा झिल्लियों की एक संरचना होती है जिसे स्वर रज्जु या उसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो इसमें विशेष जो झिल्लियाँ होती है, इस झिल्लियों पे जब वायु प्रवेश करती है तो ये झिल्लियाँ वायु के प्रवाह के कारण कंपन करती है, और कंपन से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि, और वही ध्वनि से हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये स्वर यंत्र हमारा कार्य करता है। तो देखो मैंने आपको बताया ये हमारी ग्रसनी आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाएगी। ये आपकी भोजन नली, ये आपकी श्वास नली, और श्वास नली की शुरुआत में जो संरचना होती है वो होता है आपका स्वर यंत्र। तो वायु होगी वो इस तरह से आएगी, यहाँ से प्रवेश करेगी, इधर प्रवेश करेगी। तो इधर प्रवेश करेगी तो यहाँ पे पहले ये स्वर यंत्र में आएगी। तो स्वर यंत्र में जब ये प्रवेश करेगी तो स्वर यंत्र की झिल्लियाँ कंपन करेगी, और कंपन से क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। तो ये इसका भाग होता है। तो स्वर यंत्र के साथ ही हमारा जो ऊपरी श्वसन तंत्र है वो ऊपरी श्वसन तंत्र पूरा हो गया। ऊपरी श्वसन तंत्र के बाद में आता है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र पे बात करते हैं। देखो, निचले श्वसन तंत्र के हमने पढ़े थे 4 प्रमुख भाग हैं। श्वास नली, इसके जो प्रमुख भाग हो जाएंगे हमारे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, सीमांत श्वसनिका और कुपिका। कुपिका के बाद में आती है रुधिर वाहिनियाँ, और ये रुधिर वाहिनियाँ जो होती है ऑक्सीजन को प्रवाहित करके लेकर जाती है, और ये सारा का सारा आवरण होता है ये हमारे फेफड़ों के अंदर स्थित होता है। ये सारी नलिकाएं हमारे फेफड़ों के अंदर स्थित होती है। तो देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले श्वास नली के बारे में कि श्वास नली होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। देखो, ये जो स्वर यंत्र, ये लैरिक्स जहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे ये देखो, ये जो पूरी संरचना है ये पूरी संरचना हमारी श्वास नली की। श्वास नली है वो क्या करती है, इसके ऊपर क्या था? स्वर यंत्र, और इसके पीछे होती है श्वसनी। तो ये हमारे स्वर यंत्र को हमारी श्वसनी से जोड़ने वाली संरचना है, और लंबाई होती है इसकी करीब करीब 5 इंच लंबी नलिका होती है, और कूट स्तरीय पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला उत्तक से मिलकर के बनी हुई होती है। अब कूट स्तरीय का मतलब क्या होता है? कूट स्तरीय का मतलब होता है कि हमारा जो स्तंभाकार उपकला उत्तक होता है, स्तंभाकार उपकला उत्तक इस तरह का स्तंभाकार उपकला उत्तक होता है, और ये पक्षमा भी होता है। मतलब इसमें जो हमने पक्षमा यानी जो सीलिया जो हमने पढ़े थे कि अति सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं,
वो इसके ऊपर भी उपस्थित होती है, इसकी कोशिकाओं पे। और कूट स्तरीय का मतलब होता है कि स्तर का मतलब होता है लेयर यानी परत। लग रहा है कि कोशिका की एक परत है, उसके ऊपर दूसरी परत होगी, उसके ऊपर तीसरी परत होगी, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में केवल एक ही परत होती है इसकी। वो लगती है कि अधिक परतें हैं, लेकिन अधिक परतें वास्तव में होती नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति जब भी होती है कि एक ही परत हो और एक से अधिक परतें लगे, तो उसे कहते हैं कूट स्तरीय। तो कूट स्तरीय पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला ऊतक से मिलकर के ये हमारी श्वास नली बनी हुई होती है। और इसके अंदर सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले, जैसे आपकी ये श्वास नली है, इसमें क्या होगा, जब इसमें वायु प्रवाहित होगी तब तो ये फैल जाएगी, तब ये इधर दाब पड़ेगा, इधर दाब पड़ेगा, तो ये फैल जाएगी। लेकिन जब इसमें वायु नहीं आएगी तब ये चिपक भी तो सकती है। तो इसको चिपकने से रोकने के लिए इसमें हमने सी आकार के ऐसे छल्ले लगा दिए, ऐसे। अब ये छल्ले परमानेंट रहेंगे इसमें, तो ये चिपकने से बच जाएगी, क्योंकि इसकी सतह अगर लगातार चिपकेगी तो चिपकने से कमज़ोर होकर के टूट सकती है। इसलिए इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको चिपकने से रोक देते हैं। तो ये आपकी जो स्वर यंत्र है, ये एक श्वसनी को हमारी जो श्वास नली है, हमारे स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने वाली संरचना है। 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना है। कूट स्तरीय पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला ऊतक से निर्मित होती है, जिसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, और ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। तो इसके अंदर जो उपकला ऊतक होता है वो श्लेष्मा का निर्माण करता है। जिस स्तंभाकार उपकला ऊतक से बनी हुई है उसमें श्लेष्मा का निर्माण किया जाता है। तरल चिपचिपा पदार्थ जो हमने पढ़ा था नासिका में, वैसे चिपचिपे पदार्थ का निर्माण यहाँ भी होता है। यानी एक तरह से ये भी वायु को शुद्ध करने का कार्य करती है, और वायु को शुद्ध करके कहाँ भेजती है, इसको आगे फेफड़ों के अंदर। यानी वायु एक बार वापस से शुद्ध होती है किसके अंदर, श्वास नली के अंदर। तो श्वास नली के अंदर वायु पहुँचती है। तो अब देखो कहाँ तक प्रक्रम पहुँचा। सबसे पहले हम श्वास को ग्रहण करते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं नासिका से वो नासा गुहा के अंदर, नासा गुहा से वो पहुंचती है हमारी ग्रसनी में, ग्रसनी से होते हुए हमारी गर्दन के भाग में कंठ ग्रसनी तक पहुंचती है, और कंठ ग्रसनी से किस में पहुंचती है, वक्षस्थल। और वक्षस्थल में वक्ष गुहा का जो भाग होता है, हमारे वक्ष का जो भीतर का भाग है उसे वक्ष गुहा कहते हैं। और वक्ष गुहा के अंदर ये देखो 2 भागों में बन जाती है, एक दाएं और एक बाएं। 2 भागों में बन जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 भागों में बन जाती है। और दोनों भागों में, ये दोनों भाग हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं। फेफड़ों के अंदर एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। तो दोनों भाग फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने वाली जो भाग होते हैं उसको हम कहते हैं श्वसनी। यानी ये आपकी श्वास नली है, ये श्वास नली है, ये आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है। तो इन दोनों भागों को कहते हैं श्वसनी। और ये श्वसनी का पहला भाग होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। तो सबसे पहले आपकी थी श्वास नली, ये श्वास नली आगे जाकर के 2 भागों में बंट गई, एक आपके राइट एक आपके लेफ्ट भाग में जाता है। तो ये भाग आपका पूरा फेफड़े के अंदर होता है, पूरा का पूरा। तो देखो अब यहाँ पे श्वास गर्दन से, श्वास होगी वो गर्दन से हमारे वक्षस्थल, वक्षस्थल से वक्ष गुहा में दाएं और बाएं फेफड़ों में बंट जाती है। जहाँ पर इसकी शाखाएं होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। तो ये हमारी श्वास नली, इसका जो है हमारे निचले श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग था। दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये श्वास